चलिए शुरू करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना जो है शुरू करने जा रहे हैं, जिसका चैप्टर नंबर का नाम है उद्देशिका। उद्देशिका को ही प्रस्तावना कहा गया है, ये ध्यान रखना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके पास है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। तो उनकी व्याख्या की गई है, इस ऑप्शन के हिसाब से कौन सा सही होगा बताइएगा। मतलब आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, तो इस चार ऑप्शन में कौन सी जो है व्याख्या की गई है जो कि अच्छा है, उचित है, मतलब सही आंसर होगा। तो सी नंबर देख रहे होंगे, मूल अधिकारों, कॉमा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्ययन या मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में दिया गया है। इसकी व्याख्या की गई है। प्रस्तावना की अगर आदर्शों की बात करें, उद्देश्यों की बात करें, तो मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों, मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में है, इसकी व्याख्या है। ठीक है, अब ज्यादा जानकारी लेना है तो देखिए यहाँ पे डिटेल के साथ बात करते हैं हम लोग। तो देखिए भारतीय संविधान की अगर बात करें तो प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को जो है प्रतिबिंबित करती है। ठीक है, जैसे इसका मुख्य उद्देश्य क्या है बता देते हैं। प्रस्तावना का अगर मुख्य उद्देश्य अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताइएगा? सामाजिक, आर्थिक, जिसे इकोनॉमी बोलते हैं, सामाजिक मतलब सोशल, राजनीतिक मतलब पॉलिटिकल, न्याय विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। समझ गए? तो विचार हो, अभिव्यक्ति हो, विश्वास हो, धर्म हो, उपासना हो, ये सब की आपको स्वतंत्रता मिलेगी। इस प्रस्तावना में इसकी व्याख्या की गई है। प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य यही है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से न्याय हो। और जान लीजिए कि प्रतिष्ठा और अवसर आदर्शों को प्राप्त करना, मतलब प्रतिष्ठा और जो अवसर मिलता है उसमें समानता होनी चाहिए, समानता में आदर्श होना चाहिए। प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसकी व्याख्या जो है संविधान के या संविधान में मूल अधिकार या मूल अधिकारों का दीजिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों तथा मौलिक कर्तव्यों संबंधी अध्याय में की गई है। दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। चलिए दूसरे प्रश्न की अगर बात करें हम लोग, तो दूसरा प्रश्न है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में निहित जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी आदि शब्दों का सही क्रम क्या है? जो आप देख रहे हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देख रहे हैं, लोकतंत्रात्मक गणराज्य देख रहे हैं, पंथ निरपेक्ष देख रहे हैं तथा समाजवादी देख रहे हैं, ये सब शब्द को आप जो देख रहे हैं, ये सब शब्द को बताइए कि सही क्रम क्या है। उद्देशिका मतलब आपको मैंने बोला है प्रस्तावना को ही बोला जाता है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये सब बातें तो निहित है, हम जानते हैं। तो बताइए इस ऑप्शन के हिसाब से क्या होगा। मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे, बताइए। तो इसका जो आप देख रहे हैं सही क्रम जो है बी है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे जो समाजवादी है सेकंड नंबर पे समाजवादी होगा, थर्ड में होगा आपको पंथ निरपेक्ष हो जाएगा, ये जान लीजिए, और फोर्थ पे लाइन पे हो जाएगा आपका लोकतंत्रात्मक गणराज्य हो जाएगा। तो आपका सही क्रम यही है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा। ये उद्देशिका को ही प्रस्तावना कहते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ। इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं, ज्यादा नहीं है। संविधान की उद्देशिका की बात करें, उद्देशिका में निहित विभिन्न शब्दों का सही क्रम निम्नवत है। निम्नवत है मतलब कि आपको निम्नलिखित रूप से दिखेगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यहाँ तक तो हम पढ़ चुके हैं। न्याय, स्वतंत्रता, समता, ठीक है, समता मतलब समानता की बात हो रही है, समता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता तथा बंधुता, ये सब जो है सही क्रम में सजाया गया है। तो आपको अगर प्रस्तावना को बोला जाए कि सही क्रम में बताइए, बीपीएससी वाले के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे ही आपको सजाना है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समानता या समता भी बोल सकते हैं, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता तथा बंधुता। तीसरे प्रश्न की अगर बात करें हम लोग तो ठीक है, भारतीय गणतंत्र की जो है 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी? ठीक है, इसका रियलिटी पूछ रहा है आपसे। ठीक है, वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था?
बता सकते हैं? तो इस ऑप्शन के हिसाब से याद रखिएगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। तो इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो देखिए 26 जनवरी 1950 को हम लोग सब जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को क्या मनाते हैं हम लोग और क्या होता है। तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की संवैधानिक वस्तु स्थिति से रियलिटी बोलते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका के अनुसार, भारतीय संविधान की उद्देशिका मतलब भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की थी। चौथे प्रश्न की अगर बात करें, चौथा प्रश्न क्या है सुनिए, भारत संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस या किन नाम या नामों से किया गया है, मतलब किस नाम से किया गया है या किन नामों से किया गया है या नामों से किया गया है। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख जो है किस नाम से किया गया है, डायरेक्ट सवाल है ये। तो भारत और इंडिया के नाम से किया गया है। तो हमारा जो संविधान है उसमें राष्ट्र का उल्लेख अगर हम पूछे आपसे तो भारत और इंडिया ठीक लगा दीजिएगा, सही हो जाएगा। चलिए इसकी जानकारी लेते हैं। तो देखिए संविधान में, सिर्फ सुनिएगा, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख जो है दो नामों से किया गया है, या दो नामों से, जो कि भारत और इंडिया के रूप में किया गया है। तो हम जानते हैं भारत और इंडिया के रूप में किया गया है, तो नाम से किया गया है। अब इसकी आर्टिकल की बात करते हैं तो अनुच्छेद 1 के 1 में, मतलब अनुच्छेद 1 के 1 में अगर देखा जाए, आर्टिकल 1 के 1 की बात करें, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, जिसे इंडिया दैट इज भारत, ठीक है। फिर है सेल वी अ यूनियन ऑफ स्टेट, क्लियर हो गए, यूनियन ऑफ स्टेट मतलब इंडिया राज्यों का संघ होगा या भारत राज्यों का संघ होगा, ये आपको उल्लेख मिलता है, समझ गए। और ये अनुच्छेद 1 के 1 में या अनुच्छेद 1 के क में भी बोल सकते हैं। पांचवा प्रश्न है, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था, बताइए। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? तो वो कहने वाला और कोई नहीं, जी ऑस्टिन था, जो 1 दिख रहा है, ठीक है, जी ऑस्टिन था। चलिए इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं, थोड़ा सा नहीं दिखेगा लेकिन मैं जो बोलूंगा सिर्फ उस शब्द को सुनिएगा। जी ऑस्टिन जो है एक अमेरिकी इतिहासकार थे। कौन थे? एक अमेरिकी इतिहासकार थे। इन्होंने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद, ठीक है, कोऑपरेटिव, ठीक है, फेडरलिज्म का थे। तो ध्यान रखना है, सहकारी संघवाद कहा है, कौन कहे हैं? तो ये जी ऑस्टिन एक अमेरिकी इतिहासकार है, उन्होंने कहा है अलग अलग तरीके से। जैसे केसी जी का नाम है के सी, ठीक है, केसी वियर, वह हियर के अनुसार। तो भारतीय संविधान एक जो है अर्ध परिसंघीय है। क्या है? अर्ध परिसंघीय है, संविधान है, ये ध्यान रखना है, ये केसी जी बोले हैं। और चलिए जानते हैं, भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से तथा इसकी भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अब देखिए यहाँ पे आपको दो चीज क्लियर कर लीजिए, कभी कभी पूछ देता है कि उद्देशिका का विचार जो है या उद्देशिका जो है इसकी भाषा कहाँ से ली गई है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, ये जरूर ध्यान रखना है। भाषा अलग से लिया गया है और उद्देशिका मतलब प्रस्तावना जो लिया गया है वो हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो ये दोनों आज क्लियर कर लीजिए, क्या अगर आए तो गलत ना हो, ठीक है। तो चलिए छठा प्रश्न की बात करते हैं। छठा प्रश्न है कि हम भारत के लोग, मतलब वी द पीपल ऑफ इंडिया, शब्दों का प्रयोग जो है संविधान में कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया बता सकते हैं? तो संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। कहाँ किया गया है? संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। क्लियर हो गए? चलिए जानते हैं। तो सुनिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रारंभ जो है हम भारत के लोग शब्दों से प्रारंभ होता है। इसका अर्थ है कि संविधान का मूल स्रोत जो है भारत की जनता है, ठीक है, भारत की जनता है तथा वही समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु है। क्या है? वही शक्तियों का केंद्र बिंदु है और वह किसी वाह सत्ता के अधीन नहीं है। इस सातवें प्रश्न की अगर बात करते हैं हम लोग, सातवां प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जो है सन 1975 में, मतलब 1975 की बात हो रही है, में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है सम्मिलित नहीं था?
यहाँ पे देखिएगा, जोर दीजिएगा शब्द पे, नहीं था, तो कौन नहीं था? तो हम जानते हैं अखंडता नहीं था। 1975 की अगर बात करें, 1975 की बात करें, 1975 की अगर बात करें, तो उस समय जो है अखंडता जो है सम्मिलित नहीं किया गया था। बंधुत्व, संप्रभुता और समानता, जो कि समता के नाम से भी जानते हैं, ये सब तो सम्मिलित था। ठीक है, अब चलिए आगे जानते हैं कब जुड़ा अखंडता, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या कि जुड़ा है अखंडता, बंधुत्व, ये सब जो जुड़ा है शब्द, तो कब जुड़ा है, चलिए हम जानते हैं। तो देखिए, एक मिनट, देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, देखिए यहाँ पे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये जो 3 शब्द हैं, ये शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 मतलब 1976 में, 1 साल बाद, 75 के बाद। तो अखंडता जो है 76 में जुड़ा था, इसलिए उसमें जो है आपको नहीं था अखंडता। अगर ये 76 रहता तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता ये तीनों हो जाता। चलिए, जोड़ा गया था। इसके द्वारा जो है भारतीय संविधान में व्यापक परिवर्तन किया गया। इस संशोधन से जो है 2 नए अध्याय, 4 क, ठीक है, 4 क है, 14 क है, मतलब 14 क है, और 9 नए अनुच्छेदों को जोड़े गए। तो 9 नया अनुच्छेद मतलब आर्टिकल जोड़ा गया, और 52 अनुच्छेदों में जो है संशोधन किया गया, मतलब 52 आर्टिकल जो है में क्या किया गया, संशोधन किया गया। ठीक है, चलिए 8वें प्रश्न की अगर बात करें हम लोग, तो 8वां प्रश्न क्या है, सुनिए। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। तो यह सिद्धांत जाना जाता है, तो क्या जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, सार्वभौमिकता जाना जाता है। अगर सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है तो वो सार्वभौमिकता है। क्लियर हो गया? अब चलिए कैसे है, अब जानते हैं इसके बारे में। तो सुनिए, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जो है सार्वभौमिकता के नाम से जाना जाता है ना? सार्वभौमिकता के नाम से जाना जाता है। इसके अनुसार सभी व्यक्तियों को उनके मानव अधिकार समान रूप से बिना किसी भेदभाव के जो है उपलब्ध होने चाहिए, मतलब कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए, यही कहने का मतलब है। ठीक है, चलिए आगे चलें। चलिए 9वें प्रश्न की अगर बात करें, तो भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो पंथ निरपेक्ष शब्द का जो है सही भाव व्यक्त करता है, सेकुलर बोलते हैं पंथ निरपेक्ष को, आप जानते ही हैं। तो डी नंबर देख रहे होंगे, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं होता, यही कहने का मतलब है पंथ निरपेक्ष का। अब चलिए जानते हैं ये जुड़ा था कब, जो कि हम पढ़ चुके हैं ऊपर, 3 शब्द जुड़े थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, जो कि 42 मतलब 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। ये तो हम पढ़ते हैं, और यहाँ पे भी उसी की चर्चा करेंगे कि पंथ निरपेक्ष जो है, जिसे हम सेकुलर कहते हैं, शब्द जो है संविधान की प्रस्तावना में जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 मतलब 1976 द्वारा जो है जोड़ा गया, ये हम जानते हैं। पंथ निरपेक्ष राष्ट्र से, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, पंथ निरपेक्ष जो है राष्ट्र से तात्पर्य ऐसे राज्य से हैं जो किसी धर्म विशेष को राज्य के धर्म के रूप में मान्यता नहीं देता। पंथ निरपेक्ष का मतलब यही है कि भारत के राज्य में कोई धर्म नहीं होगा, बल्कि वह सभी धर्मों को तटस्थ, मतलब सभी धर्मों को एक समान रूप से देखेगा। तो वहां पे इस शब्द को ध्यान से सुनिए कि सभी धर्मों को तटस्थ भाव के समान संरक्षण प्रदान करेगा, सभी धर्मों को एक समान रूप से देखेगा, एक समान रूप से संरक्षण प्रदान करेगा, यही कहने का मतलब है। पंथ निरपेक्ष राज्य में जो है धर्म जो है व्यक्तिगत विषय माना जाता है। ठीक है, तो पंथ निरपेक्ष जो राज्य है उसमें धर्म जो है व्यक्तिगत विषय माना गया है, व्यक्तिगत है, ये इंडिविजुअल है ना? चलिए 10वें प्रश्न की अगर बात करें हम लोग, 10वां क्वेश्चन को देखिए। 10वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में जो है सन्निहित या सन्निहित नहीं है, मतलब इसमें जुड़ा हुआ नहीं है, तो आर्थिक स्वतंत्रता जो है नहीं है। क्लियर हो गया? अब चलिए जानते हैं, इसके बारे में जानते हैं हम लोग। तो सुनिए, भारतीय संविधान की उद्देशिका
में जो है सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के साथ-साथ विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का जो है लक्ष्य रखा गया है इस प्रस्तावना में, है ना? और चलिए जानते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में आर्थिक स्वतंत्रता आर्थिक स्वतंत्रता की नहीं बल्कि आर्थिक न्याय की बात की गई है। इसमें आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं कही गई है, आर्थिक न्याय की बात कही गई है। 13वां प्रश्न है कि निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का अंग स्वीकार किया है? तो वो किया है डी, केशवानंद भारतीय विवाद। केशवानंद भारतीय विवाद में ये किया गया है, स्वीकार किया गया है। अब चलिए हम कैसे जानते हैं, तो सुनिए। वर्ष 1960 मतलब 1960 60 नहीं 60 याद रखिएगा। 1960 में वेरूवारी संघ मामले में यह प्रश्न उठाया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। यह उठाया गया था 1960 के वेरूवारी संघ था, उस मामले में यह प्रश्न उठाया गया था कि प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना मतलब उद्देशिका जो है संविधान का भाग है या नहीं है। अब सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। मतलब याद रखिएगा, अगर आपसे पूछेगा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है कि नहीं, तो आप बताइएगा नहीं, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय खुद बोलता है, तो आपको नहीं लगाना है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य में बदल दिया। मतलब केशवानंद भारतीय जो थे और केरल राज्य में बदल दिया। कब बदला, तो 1973 की बात हो रही है, 1973 में बदल दिया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। फिर क्या हुआ कि बाद में प्रस्तावना को संविधान का भाग है, लेकिन बाद में क्या हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लिया कि केशवानंद भारतीय और केरल राज्य, ठीक है, केरल राज्य दोनों के बीच में जो है विवाद हुआ, वो बदल दिया। फिर क्या बदल दिया सर्वोच्च न्यायालय, कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसमें संशोधन हो सकता है, लेकिन संसद संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन किए बिना ही संशोधन कर सकती है। ठीक है, मतलब इसमें जो फैसला आया फिर हुआ कि ठीक है, संविधान का तो भाग हो गया, लेकिन जब संशोधन की बात होगी तो संशोधन हो सकता है, लेकिन इसमें सवाल क्या बनेगा कि संसद संविधान के जो भी संसद जो संविधान के थे उसके मूल ढांचे का उल्लंघन किए बिना ही कर सकता है। 5 की अगर बात करें तो क्या हुआ कि भारतीय जीवन बीमा निगम जो है, मामला जो आया था 1995 में क्या हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। तो इसमें भी आपको जो है जीवन बीमा निगम के मामले के अनुसार अगर देखा जाए तो संविधान का अंग जो प्रस्तावना है वो भाई सर्वोच्च न्यायालय मान गया। 12वें प्रश्न की अगर बात करते हैं हम लोग, 12वां प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, उपरोक्त कथनों में से कौन से सत्य हैं ये जानना है। तो देखिए, भारत में लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, तो हाँ एकदम सही है। भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है, क्या ये बात सत्य है, तो हाँ ये भी बात सत्य है। भारत में जो है लोकतांत्रिक समाज है, तो एकदम उचित बात है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, तो ये भी सही है। तो सत्य हुआ कि नहीं, तो आपको 1 2 3 4 डी आंसर जो दिख रहा होगा वो आपका सही आंसर होगा, सभी सही है। अब इसमें सिर्फ पढ़ लेते हैं। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की परिकल्पना की गई है, जबकि भारत को एक कल्याणकारी राज्य, ठीक है, वेलफेयर स्टेट कहने का मतलब, बनाने की भावना संविधान के भाग 4 के अंतर्गत शामिल किया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निहित की गई है। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निहित की गई, मतलब जोड़ा गया है। क्लियर हो गए? चलिए, मतलब अगर कल्याणकारी राज्य की बात होगी ना, तो हम भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित की गई है, मतलब भाग 4 के अंतर्गत, ये ध्यान रखना है। चलिए, भाग जब पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं क्लियर कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम आते हैं जल्द ही, आपको पॉलिटिकल का ही आएंगे, लगातार पॉलिटिकल का प्लेलिस्ट बना के छोड़ दूंगा, क्योंकि आपका नजदीक एग्जाम आ रहा है और क्रैक करना जरूरी है। और अन अकेडमी सिर्फ ऑनलाइनर और मॉक टेस्ट के लिए जाना जाता है। लास्ट मेरा लाइन हमेशा याद रखिएगा, आप हैं तभी हम हैं। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।